हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा चौथा लेसन चल रहा था और उसके अंदर हमने संधारित्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा है। हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके अंदर हमने देखा कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, हम जानते हैं कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी संधारित्र को हम एक साथ आवेशित नहीं कर सकते। उसको संपूर्ण आवेश उसको एक साथ नहीं दिया जा सकता, आवेश धीरे धीरे दिया जाएगा। तो जैसे ही इसको हम आवेश दे रहे हैं, इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया, इधर से आप पॉजिटिव आवेश दे रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको आवेशित करने पर हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो वो किया गया कार्य इस संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसके विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव आवेश आ गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस प्रकार से। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, U बराबर 1/2 CV² या 1/2 Q² अपॉन V या 1/2। इसको देख लीजिए, इसके रूप में आ रहा था हमारे पास, जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था, क्योंकि इसको याद रखना 1/2 CV² होता है और हम जानते हैं V बराबर Q अपॉन C होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1/2 C एंड इसकी वैल्यू रखेंगे तो Q² अपॉन C², एक से कट जाएगा तो 1/2 Q² अपॉन C, यह आता है। दूसरा हम C बराबर रखेंगे तो C बराबर आता है Q अपॉन V आता है। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला 1/2 C की जगह Q अपॉन V इंटू Q², V², ये है V², तो 1/2 Q इंटू C बराबर Q अपॉन V है, तो V² से V कट गया, 1/2 Q इंटू V आएगा, 1/2 C V² आएगा या 1/2 Q² अपॉन C आएगा। तो ये संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का सूत्र। दूसरा, इसके एकांक आयतन में निहित कितनी ऊर्जा होगी, तो एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को U स्मॉल u से व्यक्त करते हैं। स्मॉल u बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E²। तो ये हमारे पास संधारित्र के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा और इसके एकांक आयतन में निहित ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओके, क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। तो U बराबर हमारे पास जो आ रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 CV² इक्वल्स टू 1/2 Q² अपॉन C इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू V। ये तो V के फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखना है। ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। और इसके एकांक आयतन में निहित ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसके विद्युत क्षेत्र के आयतन में, प्लेटों के मध्य का जो आयतन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये चीज हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है संधारित्र पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, उसको समझेंगे कि हमने संधारित्र के परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ के देखा और समांतर क्रम में जोड़ के देखा और ये पता लगाया कि तुल्य धारिता क्या प्राप्त है, तुल्य धारिता क्या प्राप्त है, उसको हमने देखा। तो देखिए टॉपिक हमारा संधारित्र पर आंकिक प्रश्न, संधारित्र पर आंकिक प्रश्न हम पढ़ेंगे।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटर। इसको हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटर। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर सिंपल सा शुरुआत हम लेकर चलते हैं, सिंपल सा लेकर चलते हैं कि अगर किसी परिपथ में इस प्रकार की संधारित्र, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, ठीक है। इसके लिए हमें यहां पर 1 माइक्रोफेरेड, यहां पर भी 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड एंड ये भी आपका 1 माइक्रोफेरेड है। तो आपको याद रखना CAB के बदले तुल्य धारिता क्या है, CAB के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी, हमें क्या करना है। तो आपको क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि ये जो 4 संधारित्र है ये कौन से क्रम में जुड़े हुए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये चारों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। चारों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का चारों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चारों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता और श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता क्या होती है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम का फॉर्मूला 1/CAB इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। और यहां से कितना आएगा, सबका कितना है, 1 है, तो 1/1, ठीक, प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो क्या हो गया, 1 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। तो CAB की वैल्यू इसका उल्टा करो, तो CAB इक्वल टू 4 का उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/4 माइक्रो। तो तुल्य धारिता कितनी आई, इस संयोजन की जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में निकाले, कितना आया, 1/4 माइक्रोफेरेड। बड़ा सिंपलेस्ट, सबसे आसान दिया गया है ताकि थोड़ा आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि श्रेणी क्रम इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता का क्या फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको मिटा दे, आपने कर दिए, सिंपल सा समझ में आ गया और इसमें डाउट वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेणी क्रम इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। और अगर ऐसा क्या हुआ है, सिंपलेस्ट लेके चल रहा हूं मैं, ठीक।
इसको देखिए, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है आपको। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। और यहां से हम देखें, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ऐसे यहां पर भी 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड ये 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, ये भी 2 माइक्रोफैरड। तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है आपको। ए व बी के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहां देखिए, इसको हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये जो है ये कौन सा क्रम है, ये कौन सा क्रम है, आपको समझ में आ रहा है। ये क्रम बता दीजिए कौन से क्रम में जुड़े हुए, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, सेम इसी क्रम में जुड़े हुए। ये इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, यानी इसकी दूसरी प्लेट इसकी प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई। तो क्रम कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। तो ये सारे कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट हम सर्किट ड्रा करें तो श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल का योग होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 इसका निकालेंगे, इसका करते हैं, सबका समान आएगा। तो यहां से तुल्य धारिता कितनी आएगी, चलिए आगे इसको हम करते हैं 1/C डेश का, C डेश में कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है 1/2 प्लस 1/2। और यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/C डेश इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 बराबर 2/2। तो C डेश इक्वल्स टू कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, देखिए क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट बना देता हूं। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, ये और दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों की जगह हम कैसा संधारित्र यूज करेंगे 1 माइक्रोफैरड वाला, क्योंकि इन दोनों की तुल्य धारिता है 1 माइक्रोफैरड। तो ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये कितना है, इसको बने बता दें, ये 1, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी 1 माइक्रोफैरड। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब देखिए ये कौन से क्रम में आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो कौन सा क्रम आ रहा है, ये दोनों का क्रम कौन सा है, इन दोनों का क्रम कौन सा है, अब तो पता लग रहा है इन दोनों का क्रम कौन सा है। ये क्रम कौन सा है, समांतर क्रम। कौन सा है, समांतर क्रम। और इस समांतर क्रम की तुल्य धारिता क्या होगी, सीधा योग होगा। अगर इसको हम कहें सी डेश, सी डबल डेश करें तो सीधा योग आएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। ओके, इसका इक्विवेलेंट बनाए, इसका इक्विवेलेंट हमने ये बनाया, इसका इक्विवेलेंट बनाए, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे क्या बनेगा, ये ए और ये बी। अब देखिए इन दोनों की जगह, दोनों समांतर क्रम में, इन दोनों की तुल्य धारिता किसके बराबर आ रही है 2 माइक्रोफैरड। तो यहां पे लिख दीजिए 2 माइक्रोफैरड, इसको हम क्या करें 1 माइक्रोफैरड, इसको हम क्या करें 2 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों कौन से क्रम में हो गए,
ये तीनों कौन से क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम। ये तीनों कौन से क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम। और इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी? ये श्रेणी क्रम आ गए तो इसकी तुल्य धारिता क्या लिखेंगे? 1/CAB। 1/CAB इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/2 प्लस इसका 1 प्लस 1/2 इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आएगा? 4 कितना आ गया? 4/2 कर लेना कैलकुलेशन, कितना आ रहा है? 2। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ रही है 1/CAB। अब हमें CAB चाहिए तो CAB करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 माइक्रोफेरेड। 1/2 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन हमने दिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, ठीक है, ये भी श्रेणी क्रम में थे, ये सारे एक जैसे श्रेणी क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता निकाली, फिर इसको इसमें चेंज किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में आ गए। ये दोनों समांतर क्रम में आ गए तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया। फिर इन की जगह देखें तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बना और यहां से क्या है? श्रेणी क्रम आ गया। तो इस प्रकार से इसके अंदर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। इसको ध्यान रखिए, समझना है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा सर्किट हो गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जिसके अंदर हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को लेकर कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं, तो आप इजी वे में उनको कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। सर्किट को देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे, सर्किट को देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां श्रेणी क्रम बढ़ता है और कहां समांतर क्रम बढ़ता है, क्योंकि जब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहचान नहीं पाएंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जितने अधिक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उतना ही अधिक हमें समझ में आएगा कि कहाँ श्रेणी क्रम बढ़ रहा है और कहाँ आपका समांतर क्रम बढ़ रहा है। तो बड़े ध्यान से आप वीडियो को वॉच कीजिए एंड जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, इसी वे आपके सोल्यूशन हो। देखिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक सिंथेसिस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का दिया है। इस प्रकार का एक सर्किट है, तो आपको ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है और प्रत्येक की धारिता है इसकी 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये 2 माइक्रोफेरेड है एंड दिस इज द 1 माइक्रोफेरेड, ये आपका 1 माइक्रोफेरेड। ओके, ये समझ में। तो आप देख सकते हैं ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा हो तो ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी हो तो दूसरे एंड की तरफ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट ना करें, इधर से हम शुरुआत ना करें सॉल्यूशन की, हम शुरुआत इसके विपरीत एंड से करें ताकि हमें इजी रहेगा। अब हम देखें इसको, आप एक बार देखिए, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको देखो आप, इसको देखिए, ये कौन सा क्रम है? एक के बाद एक जुड़ रहा है, यानी इसके जस्ट बाद में बदल रहा है, इसकी दूसरी प्लेट इसकी प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है। तो क्रम कौन सा हुआ? एक के बाद एक। क्रम कौन सा हुआ? ये श्रेणी क्रम। कौन सा हुआ? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता अगर इसको हम
सी डैश ले तो 1 अपॉन सी डैश, इन दोनों की तुल्य धारिता को सी डैश मानो तो 1 अपॉन सी डैश इक्वल टू आएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और यहां से हमारे पास कितना आएगा 2/2 इक्वल टू 1, तो सी डैश इक्वल टू कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड। सी डैश इक्वल टू कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट लिखो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओ। देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट इन दोनों की जगह एक यूज करूंगा एंड हियर दिस, ये आपका ए है एंड ये आपका बी है, ठीक है। यहां पर बी है, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। समझ गया। इन दो की जगह हमने ये वाला यूज किया, इसकी 1 माइक्रोफैराड आएगा, ये 1 माइक्रो। इन दोनों की जगह ये संधारित्र यूज किया जिसकी धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैराड। अब देखिए इधर से हम चल रहे हैं, ये कौन सा ग्राफ दिख रहा है, देखिए इस संधारित्र की प्रथम प्लेट, इस संधारित्र की प्रथम प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी दोनों की प्रथम प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, और इन दोनों की दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, इन दोनों की दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। तो कौन सा क्रम होगा ये समांतर क्रम, कौन सा क्रम होगा समांतर क्रम, समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम तुल्य धारिता, इसको अगर सी डबल करें तो सी डबल बराबर क्या आएगा, इन दोनों की धारिताओं का सीधा योग यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। यहां पर कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाएं, इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट कहां बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं, देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। तो इन दोनों की जगह हम एक ऐसा संधारित्र यूज करेंगे जिसकी धारिता कितनी होगी 2 माइक्रोफैराड। देखिए क्या होगा, इन दोनों को आज जाएंगे, इसको कैसे भी यूज कर लीजिए, ओके। ये आ गया, इन दोनों की जगह कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड आ गया। ये आपका कितना है 2 माइक्रोफैराड है, ये कितना आपका 1 माइक्रोफैराड है। ये ए और बी के मध्य तुल्य धारिता। अब क्या देखेंगे, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों कौन से क्रम में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये क्रम कौन सा हो गया श्रेणी क्रम, कौन सा हो गया श्रेणी क्रम। तो इन दोनों की तुल्य धारिता का फॉर्मूला 1 अपॉन सी डिवाइड एस कितना आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन सी डिवाइड एस इक्वल्स टू कितना आएगा 2/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहां से इस सी डिवाइड एस की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 माइक्रोफैराड आ गई, ओके। इसको आप नोट कीजिए। ओके, तो हमारे पास क्या है, यानी इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई 1 माइक्रोफैराड आ गई। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं इसको रफ करता हूं क्योंकि बोर्ड पर अब जगह नहीं बची है।
देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको और रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हमारा रिजल्ट बन रहा है। इसका इक्विवेलेंट बनाएं, इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो अब क्या बनेगा, या तो ऐसे बना दो, ठीक है, ये बन गया। ये आपका ए था, ये आपका बी था, यहां पर 1 माइक्रोफेरेड, ओके, ये 1 माइक्रोफेरेड है और इन दोनों की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 माइक्रोफेरेड, क्या आ गया 1 माइक्रोफेरेड। दोनों कौन से क्रम में, ये क्रम कौन सा है, समांतर क्रम, कौन सा हुआ, समांतर क्रम। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी, ए बी के मध्य, दोनों समांतर क्रम में, तो ए व बी के मध्य धारा का समांतर क्रम है, इसकी प्रथम प्लेट इस पॉइंट से और इसकी भी प्रथम प्लेट इस पॉइंट से, दोनों से एक से, इसकी दूसरी प्लेट इस पॉइंट से और इसकी भी दूसरी प्लेट इस पॉइंट से, तो दोनों एक प्रथम प्लेट एक पॉइंट कॉमन पॉइंट से, दूसरी प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये समांतर क्रम। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी, 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 माइक्रोफेरेड। ये जो सर्किट था इसकी तुल्य धारिता हमारे पास कितनी आ रही है, 2 माइक्रोफेरेड। अब इसके अंदर हमने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों चीजें देखी हैं कि कहीं पर समांतर क्रम यूज हो रहा है संधारित्रों का एंड कहीं पर श्रेणी क्रम संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो दोनों फॉर्मूले हमने काम में लेते हुए सॉल्यूशन को हल किया है। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से किस प्रकार से हम संधारित्र के प्रश्नों को सॉल्व और करते हैं जिससे आपकी और अच्छी चीजें हो। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको चलेगा। बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में है 4.13। एग्जाम्पल है 4.13। इसको हम सॉल्व करते सिंपलेस्ट है कि ऐसा सर्किट दिया हुआ है, इसको तो बना लेता हूं। तो देखिए ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार का दिया हुआ है। ये सर्किट डायग्राम ऐसा आपको दिया हुआ है और इसमें 10 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड यहां पर है, 10 माइक्रोफेरेड यहां पर है, 20 माइक्रोफेरेड एंड आगे 30 माइक्रोफेरेड यहां पर जो दिया हुआ आपको 30 माइक्रोफेरेड एंड जो बैटरी लगी हुई है वो P1 के मध्य तुल्य धारिता क्या है इसमें। इसकी तुल्य धारिता पूछी है कि P व N के मध्य, यहां P है, यहां P और यहां N, तो आपसे क्या पूछा है, P व N के मध्य तुल्य धारिता याद करो, यानी C/P/N आपको याद करना है, ये आपसे पूछना है। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है P व N के मध्य तुल्य धारिता याद करें, तो सबसे पहले हम इसको देखें, ये इसको देखें और ये दोनों संधारित्र है कौन से क्रम में जुड़े हुए, क्योंकि इसकी प्रथम प्लेट इस कॉमन पॉइंट से, इसकी दूसरी प्लेट इस कॉमन पॉइंट से, तो दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समान। कौन सा क्रम है ये कौन सा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम है तो तुल्य धारिता याद करो,
समांतर क्रम की तुल्य धारिता का फॉर्मूला सीधे इसको बोलते हैं, तो क्या आएगा 10 प्लस 20 सीधा योग होगा, कितनी आएगा 30 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट बनाएं, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। देखो क्या बनेगा, ये आपका आ गया P और ये आपका आ गया N। ठीक है, इन दोनों की जगह ये 30 माइक्रोफैरड, ये आपका 30 माइक्रोफैरड आ गया और ये आपका 30 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम। ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कितने आएगा 1/c pi, Q और N के मध्य दोनों श्रेणी क्रम है, तो 1/c pi इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/30 इक्वल्स टू कितना आएगा 30, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/30। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आएगा 1/15। तो c pi इसका रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो तब आएगा, ध्यान रखना श्रेणी क्रम में रेसिप्रोकल करना ना बोले रिजल्ट में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो c pi इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 माइक्रोफैरड। तो P और N के मध्य तुल्य धारिता कितनी आ गई 15 माइक्रोफैरड आ गई। इसकी वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों के मध्य P और N के मध्य जो तुल्य धारिता आई वो आएगी आपकी 15 माइक्रोफैरड आएगी। ओके, क्लियर हुआ। अब यदि आपसे पूछ लिया था कि यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है, सपोज इस बैटरी को मान लें 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, क्वेश्चन यहां से आता है, अगर सपोज 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो आपसे पूछा जाए कि बैटरी द्वारा आरोपित आवेश कितना है, बैटरी ने कितना आवेश आरोपित किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी द्वारा आरोपित आवेश कितना है, तो वो कितना होगा, वो हम ज्ञात करें। बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश, बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है CV, तो C यानी PN, P और N के मध्य तुल्य धारिता, तो Q बराबर CPN कितनी है 15 माइक्रोफैरड, 15 into 10 की पावर -6 इंटू वोल्ट, कितना वोल्ट दिया हुआ 30 इंटू 30 वोल्ट। इसका आंसर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 10 की पावर -5 या इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 की पावर -4। चेक कर लेना, तो ये इतना आएगा। ठीक है, तो अगर बैटरी द्वारा कुल आवेश पूछा गया तो कुल आवेश कितना हमारे पास प्राप्त हुआ। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन इसके अंदर और पूछा जा सकता है कि 10 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा। ये वाला 10 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा, 10 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या 30 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल आवेश कितना आया, इतना आया। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो आवेश है, ये जो आवेश हमारे पास आ रहा है यहां पर, इसमें कितना आएगा, इसमें आवेश कितना आने वाला है। तो यहां पर जो आवेश आएगा इसको हम कर देंगे, इसको मिटा देता हूं। ठीक, तो देखिए कितना आएगा 10 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश,
10 माइक्रोफेरेड से धारिता पर आगे इसको मैं क्या करें Q1 कह दें, Q डैश कह दें, तो कितना आएगा इसकी धारिता? इसकी धारिता कितनी है 10 अपॉन कुल धारिता कितनी है इसकी अपॉन या इस सिस्टम की कुल धारिता पूरी धारिता कितनी, सिस्टम की कुल धारिता कितनी है CPM कितनी आ गई ये हमारी 15 माइक्रोफेरेड इनटू टोटल वोल्टेज कितना है 30, तो कितना आएगा 20 कूलम। ठीक है, कितना आने वाला हमारा 20 कूलम, कितना इसके ऊपर आने वाला चार्ज, इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो इतना चार्ज इसके ऊपर आने वाला है। ओके क्लियर, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आपकी बुक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, उसको हम और कर लेते हैं तो हमें बहुत कुछ देखी जाएगा। काफी बड़ा और काफी अच्छा क्वेश्चन बुक का है आपकी एक्सरसाइज, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया इसके बारे में, इसको हम कर देते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल नंबर है 4.4, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4.14 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये दिया इस प्रकार से। यही क्रम ऐसा आगे चल रहा है, यही क्रम आप इसका आगे तक चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके अंदर सबकी धारिता है, ए और बी के मध्य धारिता क्या करेंगे आपको, ए व बी के मध्य धारिता, इसका भी सी है, इसका भी सी है, सी है, सी है। ये सीरीज है वो इंफिनिटी तक जा रही है, ये सीरीज कहां तक जा रही है अनंत तक जा रही है। तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आप ये देखिए कि ये इस प्रकार की सीरीज है जो अनंत तक जा रही है, इसके अंदर हम कुछ ऐड करें या कुछ घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो सीरीज क्या है अनंत है, सीरीज क्या है ये अनंत है। तो हम क्या करते हैं यहां तक का जो है ये जो है इसकी धारिता को हम सी के बराबर, इसकी धारिता किसके बराबर मान लेते हैं सी के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि सीरीज अनंत है, इस सीरीज का अगर सी है तो इसको इनको जोड़े या घटाए क्या फर्क करने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, वो किसकी धारिता के बराबर होगी सी के बराबर। समझ में आया, क्योंकि ये अनंत सीरीज है, इस प्रकार की अनंत सीरीज है। तो ए व बी के मध्य जो धारिता है वो सी है, ए व बी के मध्य धारिता क्या है सी है, और इसको भी हम क्या मान लेते हैं, यहां से आता है इसकी धारिता भी हम क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं, क्योंकि इन दो को इसके अंदर तो कितनी जुड़ी है, पता नहीं कितनी जुड़ी हुई है, कितनी आप ऐड कर रहे हैं, इसमें कुछ कम भी कर दे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमने क्या माना है ए व बी के मध्य की तुल्य धारिता क्या मानी सी मानी। दूसरा ये वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 1 और 2 के मध्य की धारिता क्या है सी है, क्योंकि ये अनंत सीरीज है, इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ओके चलिए, तो हम इसको सॉल्यूशन करके देखना, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। माना कि ए व बी के मध्य तुल्य धारिता
माना कि ए और बी के मध्य हम तुल्य धारिता क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। सी ने, क्योंकि सी तो लिखी हुई, सी ने मानकर हम मान लेते हैं सी डैश, सी ने मानकर हम क्या मान ले, सी डैश मान लेते हैं, क्योंकि सी तो इन सब का मान दिया हुआ है। माना कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता सी डैश है, तथा वन और टू के मध्य, तथा बिंदु वन व टू के मध्य तुल्य धारिता भी सी डैश है, क्योंकि ये अनंत क्रम अनंत है क्रम। तो यहां से यहां तक की धारिता सी डैश है, इसमें दो जोड़ेंगे तो भी धारिता कितनी मिलेगी, सी डैश मिलेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी धारिता हमने क्या मान ली, सी डैश मान ली। ठीक है, अब देखिए आपका सर्किट डायग्राम है वो क्या बनता है, ये सर्किट डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट मैं बनाऊंगा, इसका इक्विवेलेंट बनाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी और ये कितनी होगी, सी डैश होगी, ये कितनी होगी, सी डैश होगी। अब सबसे पहले हमें देखना है इस धारिता को, तो इन दोनों के मध्य तो सी डैश माना ही है, ये भी सी डैश होगी। ये जो क्रम है, ये क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम, कौन सा है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, इसको 1/c डबल डैश कहूंगा, 1/c डबल डैश बराबर कितना आएगा, 1/c डैश प्लस 1/c, या 1/c डबल डैश इक्वल टू कितना आएगा, c डैश c, और यहां से क्या आएगा, c प्लस c डैश, और यहां से c डबल डैश इक्वल टू क्या आएगा, c डैश अपॉन c एंड c प्लस c डैश। ठीक, तो ये जो सर्किट बनेगा आपको ऐसा बन जाएगा, ध्यान देना। ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ये सी है और ये क्या है, सी डबल डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है, सी डैश सी अपॉन सी प्लस सी डैश, सी प्लस सी डैश। अब ये क्रम कौन सा हो गया, ये क्रम कौन सा हो गया, समांतर क्रम। ये क्रम कौन सा हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता इन दोनों की मध्य धारिताओं के बराबर होगी। तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता हम ज्ञात करें, देखिए क्या, इसको बता दूं, आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिला लेता हूं, वहां कर लिया हमने। देखिए तुल्य धारिता कितनी आई है, इसकी तुल्य धारिता कौन सा होगा, समांतर क्रम बन गया, और समांतर क्रम बन गया सी ए के मध्य तुल्य धारिता सी प्लस सी डबल डैश। सी ए का मान किसके बराबर है, सी डैश के बराबर, सी प्लस सी डबल डैश का मान क्या है, सी डैश सी अपॉन सी प्लस सी डैश, या सी डैश इक्वल्स टू, इसका लगभग सी प्लस सी डबल डैश। तो सी सॉल्यूशन करना है, सी प्लस सी डबल डैश प्लस सी डैश सी, या इसको इधर उधर गुणा करेंगे, सी डैश सी प्लस सी डैश इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो सी का सी स्क्वायर प्लस सी डैश प्लस सी डैश, इसको ठीक, या इसको सोल्व करना है तो क्या आएगा, सी डैश सी प्लस सी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू
सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश कितना होगा 2 सी सी डैश। ठीक है, इसको सबको इधर ले जाओ, या सी डैश का स्क्वायर, इसको पहले लिख लो सी डैश का स्क्वायर और इधर आया प्लस सी सी डैश माइनस इधर आएगा 2 सी सी डैश और ये आएगा प्लस और क्या माइनस का सी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 0। ध्यान दें कैलकुलेशन देखना कहीं मिस्टेक ना हो। अब देखिए सी डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमें सी डैश का मान करना है, सी डैश में द्विघात समीकरण है। सी डैश में क्या है? द्विघात समीकरण। देखिए बड़ा क्वेश्चन ये है तो क्या बनता है, सी डैश का स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस सी सी डैश माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सी डैश में द्विघात समीकरण है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद, ये है सी डैश में द्विघात समीकरण। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला वही बनता है ना हमारा द्विघात समीकरण वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 द्विघात समीकरण। तो यहां से एक्स निकालने के लिए क्या कर दिया, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। समझ में ये वाला चीज। तो इसको कंपेयर करो, फॉर्मूला सी डैश के लिए फॉर्मूला जहां एक्स है, एक्स को हम सी डैश माने, एक्स को हम क्या माने, सी डैश माने। अब देखिए यहां कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, एक्स बराबर सी डैश है, एक्स बराबर क्या है, सी डैश है। बी बराबर, बी क्या है, एक्स का गुणा यानी सी डैश का गुणा, सी डैश का गुणा क्या है, सी। दूसरा सी, सी है अचर पद, सी क्या है, अचर पद है, अचर पद क्या है, माइनस सी डैश का स्क्वायर माइनस सी डैश का स्क्वायर। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी सी डैश का गुणा, सी डैश स्क्वायर का गुणा क्या है 1। पुट करो सारी चीज आ गई, तो सी डैश इक्वल्स टू माइनस बी, बी की जगह हमारे पास क्या है, सी, बी की जगह बी की जगह बी एक्स का माइनस है, बी की जगह माइनस है, क्योंकि बी क्या एक्स का गुणा यानी सी डैश का गुणा माइनस है, तो माइनस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस है सी का स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2a 2 इंटू 1a की वैल्यू क्या होगा, देखिए क्या आएगा, सी डैश इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये सी स्क्वायर बन गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया और सी स्क्वायर बन गया अपॉन 2 बन गया, या सी डैश बराबर है सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 5c स्क्वायर अपॉन 2, या सी डैश बराबर है सी प्लस माइनस सी को बाहर निकालो वर्गमूल 5 अपॉन, या इसके सी कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस माइनस वर्गमूल 5 अपॉन, ठीक। अब प्लस माइनस से ले सकते क्योंकि धारिता कभी नेगेटिव नहीं होती, जो होता है नेगेटिव आता है, क्योंकि √5 है वो 1 से बड़ा है। धारिता सदैव धनात्मक होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है, इसलिए सी डैश की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो सी वर्गमूल 1 प्लस वर्गमूल 5 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। यह आपका आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन गया है क्योंकि ये है इसमें द्विघात समीकरण आ गया,
इसको सोल्व किया तो आपने क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। फिर द्विघात समीकरण हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया है। ओके, तो आज हमने संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर क्वेश्चन को सोल्व किया है और इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा है कि समांतर क्रम जुड़ा हुआ तो किस प्रकार से तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, श्रेणी क्रम जुड़ा हुआ तो किस प्रकार से तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। और सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें समांतर क्रम भी और श्रेणी क्रम भी है, तो वहां पर हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ समांतर क्रम बन रहा है और कहाँ श्रेणी क्रम बन रहा है। उस हिसाब से उसको हम सोल्व आउट करते जाइए और हम लास्ट में उसका सरलीकरण कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। कल हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक जितने वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, आपको सेंड कर दिए हैं, उन सभी को आप अच्छी तरीके से देखें और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए एवं उन नोट्स के माध्यम से रिवाइज कीजिए अपने सिलेबस का, अपनी स्टडी का, ताकि आप अच्छी स्टडी कर पाए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।